हाँ, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एडजॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस फिनोमेना, द फिनोमेनन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सॉलिड है मान लो, ठीक, उसके ऊपर गैस के पार्टिकल आके उसके सरफेस पे चिपक रहे हैं, ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर चिपक रहा है। ये प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर वी विल टॉक अबाउट एडजॉर्प्शन। ठीक, गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर चिपक रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये जो सॉलिड है जिसके ऊपर चिपक रहे हैं उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट, और जो गैस जो इसके ऊपर चिपक रही थी उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बुक में भी, ये नोट्स में देखिए ऊपर लिख रखा है एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट, नोट्स भी साथ साथ देखते चलिए ऊपर। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये पार्टिकल्स जो है सरफेस पे नहीं, अंदर भी चले जाएं, इसके अंदर भी अगर ये चले जाएं तो ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म रेट पे अकर करता है। अगर आप एक स्पंज में पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जितनी स्पीड से पानी अंदर जा रहा है उतनी स्पीड से जाएगा कॉन्स्टेंटली। एड्सॉर्प्शन जो होता है, सरफेस फिनोमेना जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होता जाएगा, जगह कम बचेगी नए पार्टिकल्स के लिए, तो वो टाइम के साथ स्लो डाउन होता जाता है। ठीक है, दोनों के एग्जांपल, अगर हम मॉइस्चर को सिलिका जेल के ऊपर एड्सॉर्ब करें, सिलिका जेल, तो वो एड्सॉर्प्शन होता है। और अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लें या एनहाइड्रस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एनहाइड्रस या ड्राई एनहाइड्रस बोल लो या ड्राई बोल लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो या कैल्शियम क्लोराइड ले लो, ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं। सिलिका जेल जो होता है वो एड्सॉर्ब यानी सरफेस पे चिपकता है उसके। ठीक है, और जैसे चारकोल मास्क होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के मास्क होते हैं, ठीक है, तो वो टॉक्सिकेंट्स को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। गैस मास्क होते हैं, वो भी टॉक्सिकेंट्स को एड्सॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पे। टॉक्सिक गैसेस जो होती है ना एयर में जैसे, उनको अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कई बार ऐसा होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, सरफेस पे भी चिपक रहे हैं पार्टिकल और अंदर भी जा रहे हैं बल्क के, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, ये बुक में, ये नोट्स में लिखा हुआ है ऊपर। ऑक्लूजन क्या होता है? अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर गैस को एड्सॉर्ब करें, मैं जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको अभी, सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस को एड्सॉर्ब करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्लूजन। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन दे रखा है, इसके बाद आपको एड्सॉर्प्शन होता क्यों है। ठीक है, ये आप नोट्स नीचे देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान सा फिनोमेनन है। दो रीजन है इसके पीछे, एक थोड़ा फिजिकल रीजन है, एक केमिकल एनर्जेटिक बेस्ड रीजन है। तो पहले सिंपल फिजिकल रीजन एक्सप्लेन करते हैं क्यों होता है एड्सॉर्प्शन। तो मान लो ये एक सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस के अंदर अंदर जो पार्टिकल होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मान लो ये एक पार्टिकल हमने बना लिया, इसके सराउंडिंग पार्टिकल्स इसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर, लेकिन सारी तरफ से इक्वल फोर्स लग रही होगी, तो ये फोर्स नलिफाई हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे होगा, ये पार्टिकल सरफेस पे, तो इसे ऐसे खींच रही है फोर्सेस। तो आप सबने वेक्टर्स पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, तो इससे आप बता सकते हो कि इस पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, इस पार्टिकल पे, ये जो पार्टिकल है हमारा, इस पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही, सारी फोर्सेस अंदर से लग रही हैं, तो इस पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। उस नेट डाउनवर्ड फोर्स की वजह से कोई भी और पार्टिकल अगर इसके ऊपर आता है, ये पार्टिकल आया और ये इसके ऊपर बैठा, तो ये इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगेगा। इसी वजह से सरफेस के सारे पार्टिकल्स किसी भी गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो उसे अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा रीजन एडजॉर्प्शन के लिए जो है वो थोड़ा एनर्जी एनर्जी बेस्ड रीजन है, गिब्स फ्री एनर्जी बेस्ड रीजन है। अब इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड ब्लॉक है और गैस के पार्टिकल्स इस टाइम पे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे आसपास हैं, गैस के एडजॉर्ब नहीं हुए हैं, तो इन सब की एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। जैसे ही ये पार्टिकल एडजॉर्ब होके सरफेस पे आ जाएंगे तो एंट्रोपी इनकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा एस जो है आपका चेंज इन एंट्रोपी, वो हो गया नेगेटिव। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब ये पार्टिकल इस सरफेस पे चिपक जाते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एंथैल्पी चेंज है
यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन, तो एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं कंबाइन करूं, तो जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का, गिब्स फ्री एनर्जी का, होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर ये भी नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। तो यानी कि आपका डेल्टा एच शुड बी सफिशिएंटली हाई नेगेटिव। अच्छा, आंसर लाने के लिए, इस रिएक्शन के होने के लिए हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है। बाय द वे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको याद होगा डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच बहुत हाई होगा, ठीक है, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज लो होगा, ठीक है, या टेम्परेचर लो होगा, कुछ भी कह लो, टेम्परेचर लो होगा तो एड्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सकता है लो टेम्परेचर पे। तो ये एनर्जेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को, क्योंकि जनरली इनके केस में एंथैल्पीज हाई होती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है और ये इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देता है। ठीक है, तो ये दो रीजन थे कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। पहला कि एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगती है सारे पार्टिकल्स जो भी होते हैं उनके उनके जो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरफ। एक इनवर्ड फोर्स होती है, नेट इनवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से वो बाहर से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, इस प्रोसेस की एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों नेगेटिव होती हैं, जो कि, और एंथैल्पी सफिशिएंटली हाई नेगेटिव होने की वजह से जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है प्रोसेस की, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के अंदर जो दो टाइप दे रखे हैं वो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन है। मैं ब्रीफली, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा, इसके बारे में खुद पढ़ सकते हो आप। फिजिसॉर्प्शन बेसिकली फिजिकल फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है। केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, यानी एड्सॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, यानी सॉलिड के ऊपर अगर गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो जो गैस और सॉलिड है उसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। फिजिसॉर्प्शन में फिजिकल अट्रैक्शंस होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। फिजिक्स ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, कोई स्पेसिफिक, यानी कोई भी गैस किसी पे भी एड्सॉर्ब हो सकती है, या कोई भी चीज किसी भी चीज पे एड्सॉर्ब हो सकती है। केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं केमिकल ऑप्शन में, तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी एड्सॉर्ब हो जाएगा। फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब एक बार एड्सॉर्ब हो गए फिर टूट के अलग हो गए, ठीक है। अच्छा, टूट के अलग होने को बोलते हैं डिसऑप्शन। एड्सॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है? डिसऑप्शन, ठीक है। तो एक बार एड्सॉर्ब हो गए फिर डिसॉर्ब हो गए फिर वापस एड्सॉर्ब हो सकते हैं। केमिकल बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है, एक बार बन के बॉन्ड टूट गया तो दोबारा बनने के लिए काफी मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंथैल्पी इसमें बहुत कम होगी, फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी कम होगी क्योंकि वीक फोर्सेस बन रही हैं तो कम एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी आसानी से होगा। केमिज ऑप्शन के लिए बहुत ज्यादा लो नहीं चाहिए, अगर बहुत ज्यादा लो कर दिया हमने टेम्परेचर तो क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, अभी आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है। तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया तो इतना लो टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकती है फिजिक्स ऑप्शन में, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक फोर्सेस नहीं है, वो वैन डर वाल्स फोर्सेस है, कोई भी किसी भी एब्जॉर्ब हो सकता है। केमिज ऑप्शन में एक सिंगल लेयर बनती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल सॉलिड से बॉन्ड बना रहे हैं। आगे एक लेयर बन गई तो नए गैस के पार्टिकल गैस से थोड़ी बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक सिंगल लेयर बनती है केमिज ऑप्शन। तो ये मेन चीज है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स बेसिकली रिले एक फिक्स टेम्परेचर पे, क्योंकि आइसोथर्म वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब फिक्स टेम्परेचर है। एक फिक्स टेम्परेचर पे रिलेशनशिप बताते हैं कि कितना प्रेशर लगाने से कितना एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इसे बहुत सिंपली एक ग्राफ से समझा जा सकता है। यहाँ ले लिया आपने x बाई एम। x बाई एम क्या है? x है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट में सिंपल वर्ड्स में अगर ये कंफ्यूजन हो रही है, गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है ऊपर, ये है एड्सॉर्बेंट m। एड्सॉर्बेंट, ठीक है, सॉलिड जिसके सरफेस के ऊपर ये गैस एड्सॉर्ब होगी, ठीक है। और यहाँ ले लिया आपने प्रेशर। जितना आप प्रेशर लगाओगे
उतना ही ये बढ़ेगा, एड्सॉर्बेट बढ़ता जाएगा एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो ये लाइन ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, जाती जाएगी, एक पॉइंट आएगा, ये लाइन फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लाइन फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी और फिर जाके कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी। क्यों फ्लैट होनी क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे सरफेस ऑक्यूपाई होता जाएगा ये प्रोसेस भी स्लो डाउन होता जाएगा। ठीक है, और जब सरफेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा फिर आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो और एड्सॉर्बेंट नहीं आएगा और गैस एड्सॉर्ब नहीं होगी, तो ये लाइन कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी। तो मान लो ये 244 केल्विन पे बनाई आपने लाइन। ठीक है, 244 केल्विन पे प्रोसेस किया तो इसे बोलेंगे एक आइसोथर्म। अब अगर यही प्रोसेस आप थोड़े से लोअर टेम्परेचर पे कर दें, थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर कर दें, तो लोअर टेम्परेचर करने से क्या होगा? और ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, तो ये लाइन फ्लैट अभी भी होगी लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर जाके होगी। तो मान लो ये 195 केल्विन पे बनाया हमने, तो जैसे टेम्परेचर लोअर करोगे आइसोथर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मोर गैस विल बी एब्जॉर्ब्ड एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और अगर टेम्परेचर को हायर कर दोगे तो ये लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये मान लो 273 केल्विन पे बनाया हमने। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? 244 से 273 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स का एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाएगा, वो निकल के भागेंगे बाहर। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन से, x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाई एन। अब x बाई एम तो मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। x एड्सॉर्बेट का मास है, m एड्सॉर्बेंट का मास है, k कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, p प्रेशर है यहाँ पर। k और n दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, जिनकी वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉलिड, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, n जो है वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है। ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, इसलिए मैं ज्यादा लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ, सब नोट से ही करना है। और पूरे नोट्स ये एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है, मैंने बहुत ही थोड़ा बहुत ऑल्टर किया है, बस मैंने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है थोड़ा सा। एनसीईआरटी से याद करने में जहाँ आपको इशू आता, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी जैसी हैं, कुछ चीजें जो है मैंने उसी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कंटेंट उठा के इसके अंदर डाला है और थोड़ा बहुत रीअरेंज करा है कहीं कहीं पर। तो पूरी लैंग्वेज एनसीईआरटी की है। ठीक है, कोशिश यही करनी है, देखो रटना नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस जो लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है उसके आसपास उसी तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोला जाता है। देखो ये बुक में ऊपर नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके नाम के बेस। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी, ये वाली इक्वेशन, इसका अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k प्लस मल्टीप्लाई में तो 1 बाई एन log p। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, c प्लस एम एक्स ऐसे लिख देते हैं। तो y एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है? y एक्सिस पे क्या दिख रहा है? log x बाई एम दिख रहा है। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या दिख रहा है? log p दिख रहा है। x पे देखो यहाँ पे log p दिख रहा है, y पे log x बाई एम दिख रहा है। ठीक है, m क्या होता है? स्लोप, स्लोप हो गया 1 बाई एन और c y इंटरसेप्ट हो गया log k। तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि log k की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये log k की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप आप लिख देंगे, कितना है स्लोप? 1 बाई एन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये तो इससे प्रूव होता है कि ये ग्राफ बिल्कुल ये सही है बिल्कुल। ठीक है, लॉग लेने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जो जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं या कर्व्ड ग्राफ होते हैं ना, उनको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में अगर आपको वो करना है प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे कर्व्ड ग्राफ से तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कहाँ जाएगा कर्व होके, कितना कर्व होगा। ये लॉग स्केल ग्राफ बनाने से आप उसकी वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हो हायर प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, देखो जैसे ये कर्व ग्राफ बनाया था अभी हमने, यहाँ x बाई एम था, यहाँ p था, अब ये ग्राफ ऐसे करके आ रहा था। ठीक है, ये इतना ही बना, मान लो अभी इतने पॉइंट्स पे हमने ग्राफ बनाया, तो आपको पता है कि जब प्रेशर इतना था तो ये इतना था, x बाई एम की वैल्यू इतनी थी। अब हम बोल रहे हैं जब प्रेशर इतना हो जाएगा तो x बाई एम की वैल्यू क्या होगी? अब ये ग्राफ कर्व हो रहा है ना,
तो कर्व होके ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो अभी आपको पता ही नहीं है, ठीक है? तो उस केस में आपके लिए ग्राफ से प्रिडिक्ट करना वैल्यूज मुश्किल होता है। इसीलिए हम ग्राफ्स को जनरली लॉग स्केल ग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं। लॉग स्केल में कन्वर्ट करते ही इक्वेशन से ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, तो हम कितना भी आगे तक इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने p रखने पे x by m की वैल्यू इतनी आएगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लॉग स्केल ग्राफ। ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे आपको, लेकिन ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉग स्केल ग्राफ क्यों बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज, ये वाली लाइन ध्यान से देख लीजिए, इस पे कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एंट्रेंस में जनरली ज्यादा आता है, वैसे इतना ज्यादा नहीं आता है। फैक्टर 1/n जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, बिटवीन 0 एंड 1। जनरली इसकी वैल्यू जो है 0.1 और 0.5 होती है, 0.1 से 0.5 के बीच में होती है, ठीक है? तो अगर मान लो 1/n की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है? 1/n की वैल्यू अगर 0 आ गई, 1/n क्या होता है? स्लोप। स्लोप 0 होने का मतलब क्या होता है? ये लाइन ऐसे आ जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ाने से log x/m के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? और अगर 1/n की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये परफेक्ट ग्राफ है। ये वाली लाइन जो अभी है, इसमें 1/n की वैल्यू 1 है, ठीक है? अब्जॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर। तो अगर कर्व ग्राफ में बात करें हम समझने की, तो इस पॉइंट पर पहुंच के, जब ये वाला पॉइंट जो है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, इस पॉइंट पर पहुंच के जब x/m चेंज होना बंद हो जाता है प्रेशर के साथ, तो इस पे हम कहते हैं कि स्लोप की वैल्यू 1/n की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है? और जब ये शुरू का पॉइंट होता है, बिल्कुल दिस पॉइंट जहां पे ये परफेक्टली चेंज हो रहा होता है x/m p के साथ, इस पॉइंट पे 1/n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तकरीबन बिल्कुल शुरू में, बहुत ज्यादा शुरू में, जब प्रेशर बढ़ाने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तरीके से जब तक बढ़ रहा है x/m, तब स्लोप की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/n की वैल्यू 1, और अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो 1/n की वैल्यू 0। इसके बाद दे रखा है आपको एड्सॉर्प्शन इन अ सोल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे एड्सॉर्प्शन होता है? तो जो जैसे अभी गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा था सॉलिड सरफेस पे, अब सॉल्यूशन का एड्सॉर्प्शन होगा। तो जहां प्रेशर लिया था आपने गैस का, वहां आप कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे। तो सेम इक्वेशन, जो x/m के इंटू पी की पावर 1/n जहां आती थी, वहां p की पावर 1/n आने की जगह क्या आ जाएगी? c की पावर 1/n आ जाएगी। लॉग इक्वेशन भी वैसे ही रहेगी, log x/m log k प्लस 1/n log c, ठीक है? तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखे हुए, इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए कि कैसे वैरी करती है। The following observations have been made in the case of adsorption from solution phase. The extent of adsorption decreases with increase in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है। ये पहले भी हो रहा था। The extent of adsorption increases with increase in surface area. surface area जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है? The extent of adsorption depends on concentration of solute in the solution. जितना ज्यादा solute होगा, ऑब्वियसली उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। जैसे मान लो शुगर को एड्सॉर्ब कर रहे हो, जैसे शुगर को जब आपने देखा होगा मार्केट में, अगर शुगर दो तरह की आती है, एक देखो व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर होती है, थोड़ी थोड़ी सी येलोविश होती है। तो जनरली क्या होता है, जब शुगर बनाई जाती है ना, तो शुगर सोल्यूशन को एक्टिवेटेड चारकोल से पास कराया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल से पास कराने से उसके अंदर जो कलर होता है ना, पिगमेंट्स होते हैं जो भी, वो क्लोरोफिल वगैरह के पिगमेंट्स होते हैं थोड़े थोड़े, जिसकी वजह से येलो होती है। जैंथोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और भी मटेरियल के पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से शुगर येलो होती है। तो अगर उसे एक्टिवेटेड चारकोल से पास कराया जाए, तो वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और शुगर व्हाइट बन जाती है। लेकिन वो प्रोसेस एक्सपेंसिव होता है, तो ये शुगर को कभी कभार नहीं भी कराता एक्टिवेटेड चारकोल से। वो वाली शुगर आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, जो येलोविश कलर की शुगर होती है थोड़ी, ठीक है? तो सोल्यूशन में जितनी ज्यादा शुगर होगी, उतना, अगर पानी में मिला के कर रहे हैं मान लो, जितना ज्यादा शुगर होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और कम शुगर होगी तो कम एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? अच्छा, the extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and adsorbate. कौन से टाइप के adsorbent adsorbent है, यानी कि उनके बीच में attractive forces कितनी strong है, उस पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा adsorption होगा, extent of adsorption, ठीक है?
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। एप्लीकेशंस मतलब प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अच्छा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं? हाई वैक्यूम प्रोडक्शन में यूज होते हैं। हाई वैक्यूम प्रोडक्शन मतलब जैसे अगर मान लो किसी कंटेनर के अंदर आपको एकदम परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करना है, तो आप वैक्यूम पंप से कितनी भी एयर प्रॉपरली सक कर लो, थोड़ी बहुत, और जब आप उसे वापस सील करोगे तो थोड़ी बहुत एयर वापस चली ही जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी मटेरियल डाल देते हैं, कोई ऐसे सब्सटेंसेस डाल देते हैं जो गैस को एब्जॉर्ब कर लें अपने सरफेस पे। ठीक है, तो वैक्यूम पंप से जितनी एयर निकलती है, उसके बाद वो सर जो मटेरियल है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, गैस मास्क में यूज होता है, मैंने बताया था। कोई से भी गैस मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया जाता है, तो और भी एड्सॉर्बेंट्स डाले जाते हैं, तो गैसेस को, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उनको एयर में से एड्सॉर्ब कर लेता है अपने पॉइजनस गैसेस को, ताकि हम उसे ब्रीद इन ना करें। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिका जेल बता ही दिया, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर सकता है एयर में से, तो वो कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी। कलर को रिमूव कर सकते हैं डाई से। एनिमल चारकोल मैंने बताया ना, एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल को शुगर में से कलर रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस में यूज होते हैं। हेट्रोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या है? कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। जैसे आपको याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करके। तो वो किस पे किया जाता है? निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। ये जो रिएक्शन होता था C2H4 में H2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, और ये C2H6 बन जाता था, C2H6। तो ये निकल कैटलिस्ट या प्लैटिनम कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है कभी। तो ये कब किया जाता था? ये किसका काम क्या होता है? ये H2 और CH4 C2H4 इन दोनों को एड्सॉर्ब करता है अपने सरफेस पे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके पूरा मैकेनिज्म था सिलेबस में आपके, लेकिन फिलहाल कट गया, तो इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली कभी भी सॉलिड कैटलिस्ट काम कैसे करते हैं? सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे पहले एड्सॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद वो सॉलिड कैटलिस्ट जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वापस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, डिजीज क्योरिंग में यूज किया जाता है। माइक्रोब्स को कई बार एड्सॉर्ब करके किसी सरफेस पे फिर किल किया जा सकता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन एज इंडिकेटर यूज होता है। Surface of certain precipitates such as silver halides and has the property of absorbing some dyes like eosin, fluorescent and thereby producing a characteristic color as an end point. तो क्या होता है कि मान लो जब रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन का जो एंड पॉइंट है वो ये है कि कोई डाई फॉर्म हो जाएगी एंड, ठीक है, तो उस डाई को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसा एड्सॉर्बेंट डाल देते हैं कि जैसे ही डाई फॉर्म होगी इसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी और कलर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लास्ट क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है एडजॉर्प्शन को। तो कोई क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? बेसिकली एक आपने सबने किया क्रोमेटोग्राफी, पेपर पे आपने थोड़ा बहुत किया ही होगा, इसे कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि मान लो पेन की इंक है, उसमें एक कलर नहीं होता, मल्टीपल 4 या 5 कलर्स होते हैं। तो पेन की इंक को जैसे ही आप उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे गिराओगे और उसके बाद उसे मूव करना शुरू हो जाएगी वो, ठीक है, उसे पानी के अंदर डाल दो, वो मूव करना शुरू हो जाएगी। ये मैं बता देता हूँ एक बार, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, एक टैंक के अंदर आपने वाटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बनाएंगे पहले हम, ऐसे करके एक डॉटेड, इस पे पेन की इंक डाल देंगे। यहाँ आपने डाल दी पेन की इंक, ठीक है, यहाँ पेन की इंक डाल देंगे, इस पेन की, उसके बाद इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उठा के इस लिक्विड में ड्रॉप कर देंगे, इसे यहाँ से उठा के, ठीक है, इसे इसके अंदर ड्रॉप करेंगे आप, इसे यहाँ जैसे ही डिप करेंगे, इतना डिप करते हैं बस, इंक बाहर रहे। धीरे धीरे करके जो पानी है ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और चढ़ने के साथ साथ पानी इसके अंदर जब चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो ये जो इंक का डॉट है ये भी धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और क्या होगा, इंक के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये इंक का डॉट यहाँ से गायब हो चुका होगा, ठीक है, और ये सेपरेट, पानी जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो ये इंक का डॉट में जो जो कलर्स होंगे वो सारे कलर सेपरेट हो जाएंगे, कुछ कलर यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे। तो मान लो ये 3 कलर में सेपरेट हो गया, इसके अंदर 3 कलर थे, तो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब कौन सा हुआ? जो ये वाला कलर है ये सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ, पेपर पे चिपका रह गया।
जो रेड कलर है वो सबसे कम एड्सॉर्ब हुआ तो वो पानी के साथ सबसे ऊपर चला गया। तो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन था। ब्लू कलर सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा था, वो सबसे कम मूव करेगा। ब्लैक कलर थोड़ा कम एड्सॉर्ब हो रहा था, थोड़ा ऊपर जाएगा। रेड कलर सबसे कम एड्सॉर्ब हो रहा था इसमें, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे हमने इंक में जो 3 कलर्स थे उनको सेपरेट कर लिया। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के अंदर ही ऐसे करके हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है आपका कॉलॉइड शुरू होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इससे।